आप सब जानते हैं कोरोना वायरस भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है और इससे लड़ने के लिए हम सभी को एक कार्य करना है। घर में रहकर सुरक्षित रहना है। जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे तब तक कोरोना हम तक नहीं आएगा और भारत में फेज 3 नहीं लगेगा। फेज 3 आप समझ सकते हैं, जैसा कि इटली और अमेरिका में आजकल चल रहा है। प्रतिदिन वहाँ हजारों से ऊपर मौतें हो रही हैं, तो वो भारत में ना आए, इसीलिए हम सबको ये कार्य करना होगा कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार की रक्षा करें और उनके लिए काम करें। अगर कोई ज़रूरी आवश्यकता काम है तो प्लीज़ घर से सिर्फ एक ही इंसान बाहर जाए और उस काम को करके अंदर आए और अंदर आने से पहले हाथों को सैनिटाइज। और सभी पुलिस वालों को, डॉक्टर्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, न्यूज़ रिपोर्टर को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो अपनी जान को जोखिम में रख के हम लोगों के लिए बाहर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। नजर चर्चा में हमारा आज का विषय है लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन का बढ़ता रुझान। क्या ऑनलाइन एजुकेशन ही एकमात्र समाधान है? इस विषय पर हमारे एसएसपी टाइम के संपादक पवन कुमार जी ने शिक्षाविद व समाज सेवक अशोक प्रधान और ऑनलाइन क्लासेस चला रहे mathacademiclive.com के डायरेक्टर भारतेश गोयल से और चर्चा की। पेश है चर्चा के अंश। आज नजर में हम मिलवा रहे हैं अशोक प्रधान से, जो शिक्षाविद और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उनके साथ बैठे हुए भारतेश गोयल जी, जो mathacademy.live नाम से ऑनलाइन हैं। आज जैसा कि हमने देखा कि जब से लॉकडाउन है उसके बाद स्कूल में जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा बदलता नजर आ रहा है। आज स्कूल अपने ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भारतेश गोयल जी कि वो किस तरह की ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्कूल? सर्वप्रथम सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा पवन जी आप पूछ रहे हैं कि भाई वर्तमान में जो कोरोना का संकट हमारे सबके समक्ष उपस्थित हुआ है, बहुत ही भयावह संकट है। खाली एक शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, आदमी की संपूर्ण जिंदगी में हर क्षेत्र के अंदर बाद के समय में, इस कोरोना काल के बाद की बात कर रहा हूं मैं, आमूलचूल परिवर्तन आना है। अब क्योंकि आज आप शिक्षा की बात कर रहे हैं कि भाई ऑनलाइन किस तरह से आप प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने अपने मीन्स और संसाधनों के बीच में रहते हुए सभी स्कूल भरसक प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को घर बैठ करके ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। व्हाट्सएप पे एक तरह से इमेज को भेज देना, क्या वो उसको आप ऑनलाइन एजुकेशन में मानते हैं? नहीं पवन जी, यहां मैं आपसे सहमत नहीं हूं। व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के वीडियोस उठा करके अपलोड कर देना और सिंपल एक असाइनमेंट भेज देना, वो एक ऑनलाइन स्टडी नहीं कहलाई जा सकती किसी भी हालत में। तो ऑनलाइन कैसे, मतलब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि लोगों को पता लगे। उसी पॉइंट पर, आप वाले पॉइंट पर ही मैं आ रहा हूं, उसको थोड़ा सा मेरे को समय दीजिएगा एक्सप्लेन करने के लिए। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो कर रहे हैं वो जैसा आप बोल रहे हैं वो ही कर रहे हैं, लेकिन ये ऑनलाइन या लाइव क्लासेस की श्रेणी में हम इसको नहीं रख सकते। ऑनलाइन का मतलब है कि आप ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करिए और साइमल्टेनियसली ऑनलाइन ही स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं, क्वेरीज है, उसको आप रिमूव करिए, वो ऑनलाइन है। अब मैं अपने ऊपर लेकर के चलता हूं। मेरी जो एकेडमी है, जस्ट लाइक योर फिजिकल क्लासरूम, जैसे कि हम स्कूल के अंदर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसे ही हमारे यहां टीचर्स जो है ब्लैक बोर्ड पर लाइव बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है स्टूडेंट्स के घर में, और स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है कि उसी समय वो लाइव रह करके ही अपनी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स, कोई कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार पूछिए, 10 बार पूछिए, साइमल्टेनियसली जो हमारे टीचर्स हैं उसका जवाब दें। अब मेरा अगला सवाल अशोक प्रधान जी से है कि आज स्कूलों ने भी अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करने का सिस्टम चेंज कर दिया है।
वो एजुकेशन ऑनलाइन के सिस्टम के मार्फत मतलब एजुकेशन दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फीस पूरी वसूल की जा रही है, तो आप स्कूलों से क्या कहना चाहेंगे कि क्या उनको पूरी फीस लेनी चाहिए? देखिए, जनहित में एक आम नागरिक के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर मेरी एक ये ओपिनियन है कि अभी तो प्राइवेट स्कूलों ने फीस मेरी जानकारी में लेना शुरू नहीं किया है। चर्चाएं तरह तरह की है और सरकार ने भी कुछ आदेश पारित किए हैं, अभिभावकों के भी कुछ सजेशंस आए हैं और कोरोना संकट के चलते ऑनलाइन एजुकेशन का दौर तो अब चलेगा और इसको कितना बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है ये भी समय के साथ साथ होता जाएगा। अब जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके एक्सपेंस थोड़े से कम आते हैं, उन्हें क्लासरूम और एक आध टीचर्स की जरूरत होती है, तो बिल्डिंग के नाम पे या ट्रांसपोर्ट के नाम पे और अधिक एक्सपेंस वसूल करना, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रांसपोर्ट फीस का तो इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट का तो कोई बनता ही नहीं है आधार। हाँ, जो ट्यूशन फीस की बात है, एक तो ट्यूशन फीस जो क्लासरूम में पढ़ा करके ली जाती है, एक जो ऑनलाइन के थ्रू फीस ली जाए, तो ये एक विचारणीय मुद्दा हो सकता है। और मैं समझता हूं कि जो क्लासरूम में फेस टू फेस टीचिंग के बाद जो फीस चार्ज की जाती है और जो ऑनलाइन सिस्टम से की जाती है, तो इसमें जरूर कोई न कोई अंतर होना चाहिए और ऑनलाइन एजुकेशन बेटर से बेटर ढंग से प्रोवाइड की जानी चाहिए और दोनों के बीच का सही रास्ता जरूर आज के दिन तलाश करने की जरूरत है। यानी आप मानते हैं कि जब हमारे एक्सपेंस कम है, ऑनलाइन एजुकेशन देने में खर्चा कम है, ना ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, ना बिल्डिंग एक्सपेंस की जरूरत है, ना और बाकी जो एसेसरीज है उनकी जरूरत है, तो उस स्थिति को देखते हुए फीस कम लेनी चाहिए स्कूलों को। ये दोनों पक्षों को सुन लिया जाना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अभिभावकों का पक्ष भी सुना जाना चाहिए और स्कूलों का पक्ष भी, और सरकार को और जो अथॉरिटीज हैं उनको अपना निर्णय देना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है। अभी जैसा कि मांग उठ रही है कि भाई 3 महीने की फीस नहीं लेनी चाहिए अभिभावकों से बच्चों की, जब हर चीज में रिलैक्सेशन है तो इसमें भी रिलैक्सेशन होना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें फैसला सरकार को ही करना है। अभिभावक चाहते हैं कि उनको रियायत मिले, स्कूल कह रहे हैं कि वो अपने स्टाफ को सैलरी देंगे, उनके खर्चे हो रहे हैं बराबर, बिजली उनकी, सारे गार्ड्स वगैरह के खर्चे, तो ये निर्णय तो करना ही पड़ेगा और इसमें सबसे बेहतर निर्णय जो भी संबंधित प्रशासन है, सरकार है, उसको जो है दोनों पक्षों का जो तर्क है उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जरूर कोई सही रास्ता निकल के आ जाएगा। भट्टे जी, आप एक बार बताएंगे, जब ऑनलाइन सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने निजी तौर पे कर रहे हैं या किसी स्कूल के साथ मिलके कर रहे हैं? अगर स्कूल के साथ मिलते हैं तो उनको बच्चों को, अभिभावकों को फीस भी देनी पड़ेगी और आपका एक्सपेंस भी बियर करना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा, तो ऐसा बीच का रास्ता इसमें क्या निकल सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न उठाया पवन जी आपने। यह मैं क्लियर कर दूं, हमारा किसी भी संस्थान, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी भी स्कूल, किसी से हमारा कोई इस बारे में किसी भी तरह का निजी तौर पर हमने ये प्लेटफॉर्म, पहले हमारे यहाँ भी फिजिकल क्लासेस चलती थी, लेकिन जैसा अभी अशोक जी ने भी बताया कि आज की जो जरूरत है और आगे आने वाला जो समय है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो मिला है, इसी में ही डे बाय डे इंप्रूवमेंट होती जाएगी। आज जैसे अभी चर्चा प्रारंभ करते समय ये जिक्र आया कि अधिकतर स्कूल, जैसे आपने पवन जी प्रश्न उठाया था कि व्हाट्सएप पे डाल देते हैं तो उसको हम ऑनलाइन की संख्या दें या नहीं दें, उनके पास अभी मीन्स नहीं है, क्योंकि टीचर्स को घर बैठ करके काम करना है। टीचर स्कूल नहीं जा पा रही, ना घर पर उनके पास ब्लैक बोर्ड है, तो उनकी लिमिटेशंस को भी हमें समझना होगा। खाली हम उनको क्रिटिसाइज करते वो जायज नहीं है, उनकी लिमिटेशंस है, नेटवर्क
जो उनका है इंटरनेट कनेक्शन है वो उनके पास प्रॉपर नहीं है, मोबाइल डेटा को ही उनको यूज करना है। तो जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में, सबसे पहले उनको अपना इंटरनेट जो है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन रखना चाहिए। और ये मान के चलिए कि आने वाला समय डेफिनेटली अशोक जी के अनुसार और मेरे अनुसार ऑनलाइन का ही रहेगा। और ये जो कोरोना संकट आया है ना, मेरी अपनी कि जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या और शिक्षण संस्थान हैं, वो अगस्त या सितंबर तक वर्तमान हालात में खुलने वाले नहीं हैं। यानी आपका मानना है कि सितंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे? मैंने आपसे पहले कहा कि ये मेरी अपनी निजी असेसमेंट है, मैं सही भी हो सकता हूं, गलत भी हो सकता हूं, दैट टाइम विल टेल। लेकिन ये मान के चलिए, क्योंकि अगर स्कूल या इस तरह के इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना नामुमकिन है। आप खुद मानिए इस चीज को कि अगर प्राइमरी सेक्शन के बच्चे या मिडिल सेक्शन के बच्चे या इवन हायर क्लासेस के बच्चे भी हम ले लें, सेकेंडरी क्लासेस के बच्चे भी ले लें, आप एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए कैसे स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा लेंगे? मैं साक्षी मनोरी, पैशन क्वीन 2019 आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है और इससे लड़ने के लिए हम सभी को एक कार्य करना है। घर में रहकर सुरक्षित रहना है। जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे तब तक कोरोना हम तक नहीं आएगा और भारत में फेज 3 नहीं लगेगा। फेज 3 आप समझ सकते हैं, जैसा कि इटली और अमेरिका में आजकल चल रहा है। प्रतिदिन वहाँ हजारों से ऊपर मौतें हो रही हैं। तो वो भारत में ना आए, इसीलिए हम सबको ये कार्य करना होगा कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार की रक्षा करें और उनके लिए काम करें। अगर कोई ज़रूरी आवश्यकता काम है तो प्लीज़ घर से सिर्फ एक ही इंसान बाहर जाए और उस काम को करके अंदर आए और अंदर आने से पहले हाथों को सैनिटाइज। और सभी पुलिस वालों को, डॉक्टर्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, न्यूज़ रिपोर्टर को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो अपनी जान को जोखिम में रख के हम लोगों के लिए बाहर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। कैसे स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा लेंगे? यानी अशोक प्रधान जी, आप ये बताइए कि जब 3 महीने बाद स्कूल चलेगा या अब तक स्टडी फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में टीचरों को जो सैलरी है वो कॉलेज कहां से प्रोवाइड करेगा? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो यही तो मुद्दा है ना कि फीस ली जानी चाहिए, यही तो उनका तर्क है। स्कूल जो संचालक है उनका तर्क यही तो है कि वो अपने स्टाफ को सैलरी कहां से देंगे, उनकी बिल्डिंग्स के खर्चे हैं, गार्ड के खर्चे हैं, उन्होंने किसी एम्प्लॉयज को हटाया तो नहीं है। तो इसके बीच का एक रास्ता निकल के जरूर सामने आना चाहिए। और जहां तक ऑनलाइन एजुकेशन पे सवाल उठाया अभिभावकों ने कि वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की वो फीस मांग रहे हैं, तो ये सुझाव उनका सही है, उसको बिल्कुल अच्छे से अच्छा बनाया जाना चाहिए। और जहां तक फीस की बात है तो उस बारे में भी कोई न कोई जरूर निर्णय लिया जाना चाहिए, जो फीस लेजिटिमेट लगे, जो न्यायोचित लगे। फीस तो जरूर जानी चाहिए, उसमें कुछ कटौती बेशक हो जाए लेकिन फीस ली जानी चाहिए। हाँ, जो न्यायोचित फीस है वो ली जानी चाहिए। बेशक शुरू के जो महीने हैं, जैसे अप्रैल का महीना है, उसमें ऑनलाइन एजुकेशन को उतना साकार रूप नहीं दे पाए थे प्राइवेट स्कूल, तो उनको खुद ही इस बारे में जो है पहल करनी चाहिए। मई में वो प्रोवाइड करा पाए अच्छा, और उसके बाद तो उसके आधार पे जो सही फीस हो, सही दर हो, जो भी सरकार डिसाइड करे, तो वो दोनों पक्षों का जो तर्क है उसको ध्यान में रखते हुए कोई रास्ता निकालना चाहिए। यानी आपको पूरी उम्मीद है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालेगा जिससे अभिभावकों को भी कोई परेशानी नहीं हो, बच्चों को भी कोई परेशानी नहीं हो और स्कूल के किसी सिस्टम में कोई बदलाव ना आए, वो आर्थिक संकट में ना आए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सभी अपनी बात जो है सरकार को ही कहते हैं,
और निर्णय सरकार को ही करना होता है। तो जरूर इसमें कोई इतनी बड़ी समस्या ये है नहीं, इसका जरूर समाधान आ जाएगा। यानी आपको उम्मीद है कि कोई ना कोई हरियाणा सरकार इस विषय में कोई ना कोई रास्ता बीच का निकालेगी? मुझे पूरी उम्मीद है। आपको पूरी उम्मीद है? मुझे पूरी उम्मीद है, और आप सब भी देखेंगे कि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या कोरोना का जो संकट है और उसके कारण जो उत्पन्न परिस्थितियां हैं, उसमें हर आदमी, हर जो है संस्थान कैसे काम करे, सरकार कैसे काम करे, एक नागरिक अपने जीवन को कैसे जिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो उस पे ही हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए, और बाकी चीजें हमें एक एडजस्टेबल ढंग से, एक दूसरे के साथ सहयोग के ढंग से सोचते हुए, और उसमें जो है एक दूसरे का विश्वास होना चाहिए, और सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करके जरूर कोई फैसला लेना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें अच्छा फैसला आएगा जो सभी पक्षों में मंजूर होगा। आप कितना अनुमान लगा रहे हैं, कितना समय इसमें लगेगा कि कोई किसी तरह का फैसला सरकार ले? देखो, ये तो सरकार से ही आप पूछिए, बाकी समय आ गया है कि जब ये डिसाइड ही करना पड़ेगा। अभिभावक और स्कूल दोनों ही चाहते हैं, उनमें से तो कोई भी ये नहीं चाह रहा कि इसका डिसीजन डिले हो। बाकी तो तय तो सरकार को करना है। मुझे लगता है जल्दी इसमें कोई सही फैसला आएगा। बरते जी, अभी कोरोना वायरस की वजह से यह समस्याएं ताजा है, तो और इसकी वजह से क्या स्कूल अपने आप को सेट नहीं कर पाए ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए। लेकिन जैसे ही अभी महीने 1.5 महीने में एजुकेशन वो देना ऑनलाइन स्टार्ट कर देंगे, तो उस परिस्थिति में, उस वे में आप कैसे वर्क करेंगे? क्योंकि ना तो आप कोई डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कोई आप स्कूल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा आप पे? देखिए पवन जी, इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब आपके प्रश्न के अंदर ही निहित है। पहले भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते थे, अंतर इतना था कि वहां क्लासरूम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे थे। अब क्लासरूम क्लासेस की जगह यहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। डिग्री हम वहां भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, बोर्ड्स ये प्रोवाइड करते थे। वहां भी हमारी तरफ से किसी को कोई डिग्री प्रोवाइड नहीं। हमारा काम क्या होता था, बच्चे के कंसेप्ट क्लियर करके उनकी फाउंडेशन को मजबूत करना है, ताकि उनको जिंदगी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जो मैं एकेडमी चलाता हूं, वहां पर हम खाली चैप्टर्स को लेकर के नहीं चलते हैं कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ाना है। उससे रिलेटेड जो भी फंडाज है, बेसिक्स है, सबसे पहले बच्चे को वो क्लियर कराया जाता है। अगर वो बच्चे को क्लियर है तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, वो अपना आप आगे पढ़ने में रुचि लेगा। और डिग्री तो हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमारा काम सिर्फ बच्चे का जो टैलेंट है उसको पॉलिशिंग करना है। चलो, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा सभी दर्शकों को, बचपन से हम एक कहावत सुनते आए हैं, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, अर्थात दुख के भेष में सुख। निस्संदेह जो कोरोना संकट है बहुत भयावह बीमारी के रूप में पूरे विश्व के सामने उभर कर आया है, लेकिन हमें आशावादी होना चाहिए। कुछ इसके जो सकारात्मक पहलू हैं उसको भी हमें लेकर के चलना चाहिए। सबसे बड़ा पहलू तो यह है कि हमें लॉकडाउन के दौरान, खाली मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समस्त ऑलमोस्ट पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, जो कि आज की इस भौतिकवादी दुनिया में बहुत लंबे समय से ये चीज देखने को न आ रही थी। दूसरे, आम आदमी भी अब मेडिटेशन की तरफ आकर्षित हुआ है, क्योंकि समय काटे नहीं कट रहा था, तो मेडिटेशन की तरफ आकर्षित हुआ है। अच्छे साहित्य को पढ़ने में लोग बाग रुचि लेने लगे हैं। तो हमेशा हमें बुराई में भी अच्छाई को देखना चाहिए, और आप सभी से भी यही निवेदन करता हूं कि हमेशा आशावादी रहे, बुराई में भी अच्छाई देखिए, परमात्मा सब कुछ बहुत भला करेगा। प्रधान जी, आप क्या जाते आते संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो ये अनुरोध है कि कोरोना जो महामारी है इसको हम मिलके लड़ें, और समस्याएं कुछ भी आ सकती हैं, लेकिन
हम आपसे विश्वास और भरोसे के साथ बड़ी से बड़ी समस्या को मात दे सकते हैं। तो सबसे पहला तो मुकाबला हमने कोरोना से करना है, और दूसरा मुकाबला जो बदली हुई परिस्थितियों में जो समस्याएं आएंगी उसका एक दूसरे के सहयोग से बहुत ही सकारात्मक ढंग से हम जो है मुकाबला करें, ताकि हम एक जो नई चुनौती आई है इसको नए ढंग से मुकाबला कर सकें। मेरा निजी मत यही है और यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।